हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर डिटर्मिनेंट फिनिश हो चुका है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज जो है इसमें हम जानते हैं इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है। जैसे हमने 10th क्लास में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको सॉल्व करना सीखा था। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है हम अगर थ्री इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड अगर दिया हुआ है, तो उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो पहला एप्लीकेशन है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन with the help of matrix या डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने आपको बताया कि अगर दो सिचुएशन होता है, एक आपका कंसिस्टेंस और दूसरा जो है इनकंसिस्टेंस होता है। कंसिस्टेंट के केस में आपका या तो वन सॉल्यूशन होगा या तो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आपका जो है सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंस या लीनियर इक्वेशन जो है आपका कंसिस्टेंस कहलाएगा। और अगर नो सॉल्यूशन है, क्या है, नो सॉल्यूशन, तो उस केस में जो है वो इनकंसिस्टेंस कहलाता है। ये आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब 10th क्लास में हम जो है टू पेयर लीनियर पेयर इक्वेशन यानी कि दो लाइन के इक्वेशन को पढ़ते थे और 2 डायमेंशन में पढ़ते थे। यहाँ पे अगर इक्वेशन 3 डायमेंशन में है, लीनियर पेयर इक्वेशन 3 डायमेंशन मतलब 3 वेरिएबल में है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। सेम लाइक अगर a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू आपका 0। तो मान लीजिए ये 3 वेरिएबल ऑफ इक्वेशन है। इसको हम ज्यादा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा और स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। इक्वल का साइन जो है हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं और जो कोफिशिएंट है उसे एक साइड ले सकते हैं। मतलब कि ये आपका पहला इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और ये आपका तीसरा इक्वेशन है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। अब इसको जो है एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के माध्यम से हमें करना है। तो इसके लिए हम इसको 3 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और दूसरा मैट्रिक्स आपका x इज इक्वल टू x y z और तीसरा मैट्रिक्स आपका b इज इक्वल टू d1
D2 D3। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन था इसको हमने 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक मैट्रिक्स आपका है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। दूसरा मैट्रिक्स है आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स कैपिटल X x y z। तीसरा मैट्रिक्स है आपका B D1 D2 एंड D3। अब अगर हम जो है इसको इस तरीके से लिखें AX B, यानी कि अगर आप जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा और इक्वल टू आपको ये मिलेगा। तो इसको हम इस कंडीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं AX B, यानी कि X B by A। अब B by A का मतलब आपका हुआ सिंपली X A इनवर्स इंटू B। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है वेरिएबल को इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए, उसके बाद जो है उसको मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स से उसे इक्वेट कर देंगे तो जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर ली जाएगी। ठीक है। अब पिछले एक्सरसाइज में जैसे हमने आपको बताया था इनवर्स निकालने का तरीका, एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना होता है कि हर एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसमें दो कंडीशन बताई थी। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन इन्वर्टिबल होता है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब जो है इसका इनवर्स हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब सिंपल सी बात ये है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप A का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जा रहा है तो वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरीके से अगर उसके 0 के बराबर आ जा रहा है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से पहले ये चीज चेक करेंगे। फिर आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था A इनवर्स का फार्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। मतलब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करके B से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स से इक्वेट कर देंगे, x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ये इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट हुआ। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 28 है एनसीईआरटी का। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है 3x - 2y + 3z = 8। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x + y - z = 1। और तीसरा इक्वेशन है आपका 4x - 3y + 2z = 4। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसे 3 मैट्रिक्स में डिवाइड कर दें। तो उसके बेसिस पे A = हमारा हो जाएगा 3 - 2 3 2
y -1 4 -3 ये 1 होगा -3 + 2 ये आपका 3 - 2 3 + 3 3 - 2 + 3 2 + 1 - 1 2 + 1 - 1 4 -3 + 2 4 -3 + 2 ये आपका a हो गया। x = आपका x y z हो जाएगा और b = आपका हो जाएगा 814। अब सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे a का, चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 3 2 * 2 -, -, +, -3 फिर आपका ये हो जाएगा -, +2 ये बंद हो गया 2 2 ज़ा 4 -, +4 1 ज़ा 4 और फिर +3 ये आपका बंद हुआ -3 2 ज़ा 6 -4 ये आपका आ जाएगा 2 -3 यानी कि हो जाएगा -3 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और 6 and 4 10 आपका जो है 10 3 ज़ा 30 -30 ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा आपका -33 + 16 = -17 यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये एक आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे यानी कि a11 तो आपको यहीं से पता चल जाएगा -1 है। उसके बाद जो है a12 आपका 4 2 ज़ा 8 -8 हो जाएगा। a13 जो है आपका -10 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है a21 निकालने के लिए ये कॉलम बंद हो जाएगी, ये कॉलम बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 -, +3 1 ज़ा 3 नेक्स्ट ये कॉलम बंद हुआ आपका, ये कॉलम बंद हुआ तो ये जाएगा 2 2 ज़ा -4 और 1 3 ज़ा -3 और क्योंकि ये सेकेंड एलिमेंट है तो यहाँ माइनस भी लिया जाएगा तो -7 = आपका आ जाएगा +7। a22 आप निकालेंगे, ये आपका बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 यानी कि हो जाएगा -6। a23 जो आपका हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा यानी कि 3 3 ज़ा 9 -, +4 2 ज़ा 8 = -1। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे a31 निकालने के लिए बंद हो गया आपका, ये माइनस में लिया जाएगा यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। a31 निकालने के लिए -2 -3 प्लस यानी कि ये -5 आ जाएगा। a32 आपका जो हो जाएगा ये और ये हो गया, ये 1 3 ये माइनस में लिया जाएगा और ये हो गया, ये 1 3 ज़ा 3 -2 3 ज़ा 6 ये 3 आ जाएगा आपका। a33 में आपका ये बंद हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 यानी कि ये आपका जो है +7 आ जाएगा। तो इस तरीके से
पूरा आपका ये निकल आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करते हैं, जो कोफैक्टर निकलता है उसको हम जैसे a1, इसको एक कॉलम बना देंगे, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, इसको तीसरा कॉलम बना देंगे। जबकि को ये कोफैक्टर a11, a12, a3 ये है, तो इसको हमने समझने के लिए कॉलम में लिखा है ताकि पहला कॉलम इसे बना सके, दूसरा इसे बना सके और तीसरा इसे बना सके। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा आपका वो -1, -8, -10, ये आपका 7, -6, 1, ये आपका -5, 3, 7। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला होता है, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन -17 -1 7 -5 -8 -6 3 -10 1 7। ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो बच्चों हमने देखा इस तरीके से हमने इनवर्स निकाल लिया। अब इनवर्स निकालने के बाद हमने जो भी रिलेशन पढ़ा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारी, x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना है 1 अपॉन -17 -1 8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 1 1 9 7 और b की वैल्यू है 8 1 4। तो इस तरीके से आपका x y z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन -17 हो जाएगा 1 8 जा -8 5 1 जा -5 1 4 जा 4। ये -1 है आपका। उसके बाद आपका 8 8 जा 64 6 1 जा 6 प्लस 9 4 जा 36 10 8 जा 80 1 1 जा 1 7 4 जा 28। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन -17 हो जाएगा -17, ये आएगा आपका -34, ये आपका आएगा -51। तो इस तरीके से आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x y z इज इक्वल टू, इसको इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3, ये हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ गया। अब एक बार फिर से इसे अच्छे से समझिए कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था उससे हमने मैट्रिक्स A बनाया, X बनाया और B बनाया, फिर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकाला, आपका -17 आया जो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हमने पहले कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर हमारा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7 है। अब एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम जानते हैं फार्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू A अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ये हमने आपका इनवर्स निकाल लिया। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है x इक्वल टू A इनवर्स B। इस फार्मूले पे हमने पुट कर दिया मैट्रिक्स की वैल्यू x y z इज इक्वल टू 1 अपॉन -17 और -1 -5, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया गया। इसको सॉल्व करने पे आपका -17 -34 -51 आएगा। फिर -17 से जब अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। और इधर हमारा मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। तो पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो गया यानी कि x इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो गया यानी कि x y इक्वल टू 2 हो गया। और तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर हो गया यानी कि z इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।